हेलो डियर फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एडुकेशन में। फ्रेंड्स, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा जिसमें कि आपका जो सेकंड पेपर लेवल 2 का पेपर जो होता है 6 से 8 के लिए 6 से 8 के लिए जो पेपर होता है, और यहाँ पर जो पेपर 2011 में हुआ था, इसका साइंस का जो भी क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। जो 30 क्वेश्चन मैथ के आते हैं और 30 क्वेश्चन साइंस के आते हैं, जो सब्जेक्ट वाले 30 क्वेश्चन आते हैं साइंस के। तो इस वीडियो में हम लोग साइंस के जो 30 क्वेश्चन आए थे 2011 में, उन क्वेश्चंस को इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ 31 से प्रारंभ है ये आपका। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, एक प्रारूपी जो है पादप कोशिका के केंद्रक स्थिति होती है तो किस प्रकार की होती है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शंस ए नंबर जो है वो केंद्रीय है, परिधीय है, आधारीय है और कहीं नहीं। तो ऑप्शंस आपको 4 दिए गए हैं। बताना है कि एक प्रारूपी पादप कोशिका में केंद्रक की स्थिति जो है वो कैसी होती है, ये आपको बताना था। तो यहाँ पर जो पादप कोशिका की बात की जाए तो केंद्रक की स्थिति जो है वो परिधीय होती है। बी नंबर ऑप्शन राइट होगा। और यहाँ पर हम लोग इसकी देखेंगे कंप्लीट व्याख्या। तो व्याख्या इसकी देखेंगे, एक पादप कोशिका में केंद्रक परिधि की ओर पाया जाता है, उससे यह लाभ होता है कि वह दूसरी कोशिका के सन्निकट रहता है, जिससे जैव क्रिया संचालन सुचारू रूप से होता है। तो इस कारण जो है ये जो है कोशिका, एक कोशिका जो है से दूसरी कोशिका की क्या होता है, सन्निकट केंद्रक होता है और परिधि की ओर होता है। तो बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को जो है शक्ति ग्रह कहा जाता है, यानी कि पावर हाउस कहा जाता है सेल का? केंद्रक, केंद्रिका, गोल्जिकाय, माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पर फ्रेंड्स डी नंबर ऑप्शन आपका माइटोकॉन्ड्रिया राइट होगा। और इसकी देखेंगे कंप्लीट व्याख्या। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि उसी में ऑक्सीशोषण के पश्चात भोज्य पदार्थों का पाचन होता है तथा ऊर्जा निर्मुक्त होती है। गाल्जिकाय को कोशिकीय अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। जो गाल्जिकाय होते हैं उन्हें यातायात का क्या बोला जाता है, प्रबंधक बोला जाता है। केंद्रक का केंद्रक के अंदर जाने वाला संधिनित्र भाग है जिसमें पदार्थ भरा रहता है। तो पावर हाउस जो है किसे बोला जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को, गाल्जिकाय को यातायात प्रबंधक बोला जाता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तो यहाँ पर है, समसूत्री विभाजन में सबसे लंबी प्रावस्था। समसूत्री विभाजन की सबसे लंबी प्रावस्था बताना है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रोफेज। जो प्रोफेज होता है वो सबसे लंबी अवस्था होती है। देखेंगे इसकी कंप्लीट व्याख्या। तो समसूत्री विभाजन में प्रावस्थाओं का समय अंतराल जो है, अंतरावस्था, पूर्वावस्था विभाजन की अवस्थाओं में पूर्वावस्था सबसे लंबी होती है, और अंतरावस्था विभाजन से पूर्व की अवस्था है जिसमें कोशिका विभाजन हेतु खुद को तैयार करती है। जो कोशिका होती है वो विभाजन के लिए अपने आप को तैयार करती है, वो अंतरावस्था कहलाती है। और सबसे लंबी जो अवस्था होती है तो वो कौन सी होती है, पूर्वावस्था होती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पूछा गया है, वायरस जनित रोग। तो पोलियो, प्लेग, कॉलेरा, टाइफाइड। यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा पोलियो। जो पोलियो है वो आपका वायरस जनित है। कंप्लीट व्याख्या देखेंगे। पोलियो एक जो है वो वायरस विषाणु जनित रोग है, जबकि कॉलरा, प्लेग, टाइफाइड तो ये जो है वो आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके बैक्टीरिया से होते हैं। पोलियो हो जाएगा आपका वायरस से। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भोजन में निम्न में से किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है? प्रोटीन, वसा, विटामिन ए, विटामिन सी। तो किसकी कमी से रतौंधी होता है? तो यहाँ पर जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, विटामिन ए की कमी से। तो व्याख्या इसकी देख लेते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर नामक रोग होता है, तथा वसा की कमी से कोई भी अप्राप्त रोग नहीं होता है। तो इस प्रकार से आप जो है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो गया, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो गया, और प्रोटीन की कमी से जो है क्वाशियोर जो है होता है। तो इस प्रकार से आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि एड्स बीमारी से प्रभावित होने वाला जो है तंत्र। तो पाचन तंत्र, स्वतंत्र तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र। यहाँ पर जो है प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो आपका सही आंसर होगा।
और देखेंगे इसकी कंप्लीट व्याख्या। तो एड्स जो है वो एक विषाणु जनित रोग है। यह रेट्रोविटिडी समूह से ताल्लुक़ रखने वाला वायरस है जो प्रतिरक्षा तंत्र को निरंतर कमज़ोर बनाता है, जिससे प्रभावित शरीर में बीमारियों से लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है। फलतः अनेक बीमारियों से ग्रस्त होने के कारण रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो इससे क्या होता है, तंत्रिका तंत्र जो है वो प्रभावित होता है। प्रतिरक्षा तंत्र जो है या तंत्रिका तंत्र भी, प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो कमज़ोर होता है। सॉरी, तंत्रिका नहीं होगा, प्रतिरक्षा ही होगा। और आगे चलेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रत्येक क्रिया के सदैव विपरीत एक समान प्रतिक्रिया होती है, इस कथन को कहते हैं। प्रत्येक क्रिया के सदैव विपरीत एक समान प्रतिक्रिया होती है, उसे क्या कहते हैं? न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा न्यूटन का जो तृतीय नियम है। तो यहाँ पर इसकी व्याख्या देख लेंगे। तो न्यूटन के द्वारा जो दिए गए तीनों नियमों में से तृतीय नियम जो है वो क्रिया प्रतिक्रिया पर का है, जिसके अनुसार किसी क्रिया के परिणाम के विपरीत उसकी प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम व द्वितीय नियम जो है वो संवेग संरक्षण का नियम है। तो प्रथम नियम किसका है? जड़त्व का है। और द्वितीय नियम किसका है? संवेग संरक्षण का है। तो और तृतीय नियम जो है वो क्रिया प्रतिक्रिया का है। तो आपको यहाँ से तीनों नियम याद रख लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, कार्य करने की दर कहलाती है, क्या कहलाती है? बल, गति, शक्ति, ऊर्जा। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, कार्य करने की जो दर है वो शक्ति कहलाती है। सी नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। और यहाँ पर इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो कार्य करने की जो दर को जो है वो शक्ति कहा जाता है। इसका मात्रक जूल प्रति सेकंड अथवा वाट है। शक्ति का सूत्र यदि पूछा जाए तो शक्ति बराबर कार्य बटे पी। और एक अश्व शक्ति बराबर जो है वो 776 वाट होता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार जो है पूछा जाता है। तो आपको इसको फॉर्मूला एंड एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट इस प्रकार से आपको याद रखना है। जूल प्रति सेकंड अथवा वाट जो है वो आपका शक्ति का मात्रक होता है। तो इस प्रकार से आपको कंप्लीट जो है वो याद कर लेना है। नेक्स्ट है, ऊर्जा संचरण की कौन सी विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि जब ऊर्जा का संचरण होता है तो वो कौन सी विधि ऐसी है जिसमें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? विकिरण, संवहन, चालन, विसरण। तो यहाँ पर जो है सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन। जो विकिरण होता है उसमें किसी की जो है यहाँ पर ऊर्जा संचरण की विकिरण विधि में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। शेष तीनों जैसे चालन, संवहन व विसरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। विकिरण विधि द्वारा जो है ही सूर्य किरण निर्वात से होते हुए पृथ्वी तक आती हैं। तो यदि पूछा जाए सूर्य की किरणें पृथ्वी तक कैसे आती हैं, तो ये विकिरण के द्वारा आती है। आगे चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दाब वृद्धि के साथ पानी का क्वथनांक जो है वो बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है वो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो है वो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका सही आंसर आपका होगा ए नंबर ऑप्शन। दाब वृद्धि से जो है पानी का क्वथनांक क्या है? बढ़ जाता है। यहाँ पर देखेंगे इसकी कंप्लीट व्याख्या। तो दाब वृद्धि के साथ पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में यही युक्ति प्रयोग की जाती है, जिससे उसके अंदर का तापमान बढ़ जाता है, वह खाना शीघ्र पक जाता है। तो यहाँ पर आपका ए नंबर ऑप्शन जो है वो आपका सही होगा। नेक्स्ट आपका है, ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है सोडियम क्लोराइड में, कैल्शियम क्लोराइड में, अमोनियम क्लोराइड में, मैग्नीशियम क्लोराइड में। तो ऊर्ध्वपातन का जो गुण है वो किस में पाया जाता है? तो अमोनियम क्लोराइड में। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देखेंगे कंप्लीट व्याख्या। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ऊर्ध्वपातन का गुण अमोनियम क्लोराइड यानी कि नौशादर भी इसे बोला जाएगा, कपूर, एंथ्रासिन, नेफ्थलीन इत्यादि में पाया जाता है। और ऊर्ध्वपातन वह क्रिया है जिसमें कोई ठोस द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही भाप में परिवर्तित हो जाता है। कि यानी कि कोई ठोस है वो द्रव में परिवर्तित नहीं होगा, सीधा जो है भाप में परिवर्तित हो जाएगा। तो कपूर, एंथ्रासिन, नेफ्थलीन और नौशादर, तो इन सभी में ये गुण आपका पाया जाता है ऊर्ध्वपातन का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 1 किलोग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा होती है। 1 किलोग्राम पानी का जो है 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा होगी 1 कैलोरी, 10 कैलोरी, 100 कैलोरी, 1000 कैलोरी।
तो यहाँ पर जो है वो आपका सही आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन, 1000 कैलोरी। तो ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पर आपसे पूछा गया है कि एक अवतल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है? अवतल उत्तल है, उत्तल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। आभासी एवं सीधा, वास्तविक एवं सीधा, आभासी एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका सही आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन, आभासी एवं सीधा जो है वो सही हो जाएगा। एक देख लेते हैं इसकी कंप्लीट व्याख्या। तो एक उत्तल गोलीय दर्पण से आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनता है। यह प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है। उस दर्पण का उपयोग चालक की सीट के पास पीछे के दृश्य को देखने के लिए किया जाता है। जो गाड़ियाँ होती हैं उनमें जो पीछे का दृश्य देखने के लिए जो दर्पण यूज किया जाता है वो आपका उत्तल गोलीय दर्पण जो है यहाँ पर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। एक आपतित प्रकाश किरण के लिए यदि दर्पण को थीटा कोण झुका दिया जाए तो परावर्तित किरण का जो है घुमाव कोण क्या होगा, ये आपको बताना है। एक आपतित प्रकाश किरण के लिए यदि दर्पण को थीटा कोण पर जो है वो झुका दिया जाए तो परावर्तित किरण का जो है घुमाव कोण बताना है कितना हो जाएगा। थीटा 2 थीटा 90 और डी यहाँ पर 0। तो इसका सही आंसर होगा आपका 2 थीटा। देखेंगे कंप्लीट व्याख्या। तो समतल दर्पण में थीटा कोण घुमाने पर परावर्तित किरण जो है 2 थीटा जो है वो इसमें घुमाव होता है। और आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि के मरीज को चश्मा दिया जाता है। तो किसका चश्मा दिया जाता है? शून्य क्षमता का लेंस, मिश्रित लेंस, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो दूरदृष्टि के लिए जो है किसका चश्मा दिया जाता है? यहाँ पर आपका उत्तल लेंस जो है वो सही हो जाएगा। तो ये सी नंबर ऑप्शन सही होगा। और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दूरदृष्टि दोष के मरीजों को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखती है परंतु जो है निकट की इनको वस्तु नहीं दिखती है। उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है ताकि फैल रही प्रकाश की जो किरणें हैं वो संकुचित कर दे और निकट की वस्तु जो है वो देख सके। तो सी नंबर आपका उत्तल लेंस जो है दूरदृष्टि के मरीजों को इसका जो है चश्मा दिया जाता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति जो है वो बतानी है कितनी होती है। जो है 20 हर्ट्ज से अधिक, 20 हर्ट्ज से कम और जो है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20 हर्ट्ज था से कम और अधिक और 20,000 हर्ट्ज से कम और यहाँ पर 20,000 हर्ट्ज से कम। तो यहाँ पर जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका डी नंबर ऑप्शन, डी नंबर ऑप्शन सही होगा। कंप्लीट व्याख्या देखेंगे। जो अवश्रव्य तरंगें होती हैं वो आपकी 20 हर्ट्ज से अधिक होती हैं। श्रव्य जो तरंगें होती हैं वो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती हैं। जो पराश्रव्य तरंगें होती हैं वो 20,000 हर्ट्ज से कम होती हैं। तो यहाँ पर आपका अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति जो है वो डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर ध्वनि का तारतम्य जो है वो निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर, तरंगदैर्ध्य पर, वेग पर, तीव्रता पर। राइट आंसर आपका क्या होगा? तो ध्वनि के तारतम्य की बात की जाए तो ये आवृत्ति पर निर्भर करता है। किस पर करता है? आवृत्ति पर। इसकी देखेंगे कंप्लीट व्याख्या। तो ध्वनि का तारतम्य जो है वो आवृत्ति के समानुपाती होता है। आवृत्ति अधिक होने पर तारतम्य अधिक होता है, अर्थात ध्वनि जो है वो सुरीली होती है तथा आवृत्ति कम होने पर तारतम्य कम होता है वह ध्वनि जो है वो भारी होती है। यानी कि तारतम्य जो है वो आवृत्ति के समानुपाती होती है। आवृत्ति अधिक होने पर तारतम्य जो है वो अधिक होगा। अगर यदि आवृत्ति बढ़ेगी तो तारतम्य भी बढ़ेगा, ध्वनि सुरीली होगी और तारतम्य कम हो जाएगा, आवृत्ति कम होगी तो तारतम्य भी कम हो जाएगा, वह ध्वनि जो है वो भारी हो जाएगी। तो इसके समानुपाती होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिए गए क्षेत्र से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या कहलाती है। कोई क्षेत्र दिया गया है उससे गुजरने वाली जो चुंबकीय बल रेखा हैं उनकी संख्या बतानी है। चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय फ्लक्स और चुंबकीय आघूर्ण। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? तो सी नंबर ऑप्शन चुंबकीय फ्लक्स जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। कंप्लीट व्याख्या देख लेते हैं। किसी निश्चित क्षेत्र से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसका मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला है।
तो ये आपका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। इसका मात्रक भी आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में मात्रक भी पूछ दिया जाता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, एक बल्ब जो है वो 100 वाट 200 वाट की एक 160 वोल्टता के साथ जो है वो जोड़ा गया है। शक्ति ह्रास होगा 64 वाट, 100 वाट, 32 वाट, 160 वाट। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर सही हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन 64 वाट। कैसे होगा तो वो चीज़ें आप यहाँ पर देख लीजिए, इसकी कंप्लीट व्याख्या। तो यहाँ पर शक्ति ह्रास जो है वो आपसे पूछा गया है, P बराबर V² बटे R। तो यहाँ पर R जब इधर R को इधर ले जाएंगे तो P जो है वो नीचे आ जाएगा, P जो है वो नीचे आ जाएगा। देखिए यहाँ पर R को ऊपर पहुँचाया गया है और ये P जो है वो आपका नीचे आ गया है और V² वहीं पर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो V² है वो 200 वाट जो है वो यहाँ पर V² को 2 × 2 और नीचे जो है वो आपका 100 आ गया है, 100 आ गया है। और यहाँ पर इस प्रकार से जो है, और फिर अब P बराबर V² बटे R, यानी कि 160 × 160 और नीचे 200 × 200। तो इस प्रकार से 8 × 8 ये हो जाएगा और ये यहाँ से आपका बिंदी से बिंदी कट जाएगा। और फिर जो है 4 से 4 चौको 16, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20। तो इस प्रकार से ये जो है वो कट जाएंगे और यहाँ पर आपका बचे, तो यहाँ पर 64 जो है वो आपका राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? किसका मात्रक है 1 किलोवाट घंटा? ऊर्जा का, शक्ति का, वैद्युत आवेश का, विद्युत धारा का। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 किलोवाट घंटा जो है वो शक्ति का मात्रक है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1000 वाट बराबर 1 यूनिट। ये आपका यूनिट जो है वो शक्ति का मात्रक होता है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन देख रहे हैं, यदि प्रत्यावर्ती धारा का शिखर जो है विद्युत वाहक बल E0 है तो वर्ग माध्यम मूल विद्युत वाहक बल होगा। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला बताना है। तो प्रत्यावर्ती धारा का शिखर जो है वो दिया गया है विद्युत वाहक बल E0 और यहाँ पर आपको वर्ग का बताना है। तो सही आंसर जो है वो आपका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन होगा। इसकी देखिए, वर्ग माध्य मूल विद्युत वाहक बल E0 बट्टे √2। नेक्स्ट है, अपमार्जक जटिल लवण हैं। अपमार्जक जटिल लवण हैं तो सोडियम का, कैल्शियम का, कार्बन का, मैग्नीशियम का। यहाँ पर जो है वो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका सही आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन, सोडियम का। अपमार्जक जटिल लवण है किसका है? सोडियम का। देखेंगे कंप्लीट व्याख्या। अपमार्जक सोडियम एवं पोटेशियम के उच्च वसीय अम्लों के सल्फेट अल्फा अथवा जो है सल्फोनेट हैं। अपवार्जक जो है वो सोडियम एवं पोटेशियम के उच्च वसीय अम्लों के सल्फेट अथवा सल्फोनेट्स हैं। ए नंबर ऑप्शन जो है वो आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, टेक्स्ट एवं तस्वीरों को भेजने के लिए किस उपकरण का जो है यूज किया जाता है? टेलीप्रिंटर, टेलेक्स, फैक्स, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा फैक्स। जो आपकी टेक्स्ट और तस्वीरों को भेजने के लिए जो है किसका यूज होता है? फैक्स का यूज होता है। तो यहाँ पर व्याख्या है, टेक्स्ट एवं तस्वीरों को भेजने के लिए फैक्स का यूज होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। धातुओं की वेल्डिंग के लिए निम्न में से किन गैसों का जो है मिश्रण यूज किया जाता है? ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन प्लस मेथेन, ऑक्सीजन प्लस एसिटिलीन। तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या होगा फ्रेंड्स? डी नंबर ऑप्शन, ऑक्सीजन और एसिटिलीन। आंसर क्वेश्चन की व्याख्या देखेंगे तो ऑक्सीजन व एसिटिलीन जो है वो गैसों के मिश्रण का प्रयोग गैस वेल्डिंग में किया जाता है। डी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, टंगस्टन तत्व का संकेत ताक्षर, यानी कि किस संकेत से इसको प्रदर्शित किया जाएगा? तो WTITTM। तो ये जो है इजी था क्वेश्चन, आप आसानी से कर लेंगे। तो ए नंबर ऑप्शन जो है टंगस्टन जो है आपका हो गया और TE जो है वो आपका टेल्यूरियम और थुलियम और ये आपका टेंटियम जो है हो जाएगा इस प्रकार से। नेक्स्ट है आपका 56, तो विश्व उष्णता के लिए जिम्मेदार है H2O, CO2, N2O और SO2। तो यहाँ पर जो है आपका यानी कि इसे ग्रीन हाउस गैस कहा बोला जाएगा। इंग्लिश थोड़ा इजी हो जाएगा। विश्व उष्णता यानी कि ग्रीन हाउस गैस।
तो विश्व उष्णता के लिए प्रमुख जिम्मेदार जो गैस होती हैं वो CO2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, N2O इत्यादि जो है वो जिम्मेदार हैं। तो बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल रहा है, यही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है नाभिक का परमाणु क्रमांक बराबर होता है। तो किसके बराबर होता है नाभिक का परमाणु क्रमांक? इलेक्ट्रॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या। यहाँ पर जो है यहाँ पर सही आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन। परमाणु क्रमांक जो है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। तो ये आपका इसकी व्याख्या हो गई। नेक्स्ट है प्रयोगशाला में अम्ल से जलने पर अधिक पानी से धोना चाहिए तथा वैसलीन लगाने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपचार करना चाहिए? यदि कोई अम्ल से जल जाता है तो अधिक पानी से धोना चाहिए और वैसलीन लगाने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा उपचार जो है वो आपको करना होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट घोल एवं पुनः पानी में से धोना, 1% एसिटिक अम्ल या नींबू के रस से धोना, सिल्वर नाइट्रेट से साफ करना, साधारण नमक लगाना। तो यहाँ पर जो है सही आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल से एवं पुनः पानी से धोना चाहिए। तो ये आपका जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर जो है इसकी व्याख्या, प्रयोगशाला में अम्ल से जलने पर किसी क्षार का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे जो है आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो वह स्थान जहाँ छोटे जंतु दीमक, मक्खी, केंचुए आदि उनके स्वभाव के अनुसार पाले जाते हैं उसे कहते हैं जल जीवशाला, संग्रहालय, टेरेडियम और वन। तो दीमक, मक्खी, केंचुए जो है उनके स्वभाव के अनुसार पाले जाते हैं, यानी कि जैसा वो नेचर चाहते हैं उसी नेचर में उनको रखा जाता है। तो ये टेरेडियम जो है वो टेरेरियम बोला जाएगा। इसकी कंप्लीट व्याख्या जो है वो आप देख पाएंगे। दीमक, मक्खी तथा केंचुए जैसे जंतु टेरेरियम में पाले जाते हैं। जल जीवशाला में मछली जैसे जलीय जीव पाले जाते हैं। जैसे संग्रहालय में विभिन्न जीवों के मृत शरीर अथवा अंग रखे जाते हैं तथा वन में सभी जीव जीवित अवस्था में अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाते हैं। तो ये आपका टेरेरियम बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, जो कि लास्ट क्वेश्चन आपका रहेगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? शिक्षा कार्यक्रम में उद्देश्य दिशा निर्देशन का कार्य करते हैं। शिक्षा जो है वो कार्यक्रम में उद्देश्य दिशा निर्देशन का कार्य करते हैं। केवल विद्यार्थी कार्यक्रम द्वारा उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सकते। प्राप्त उद्देश्य विद्यार्थी कार्यक्रम द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। उद्देश्य एवं प्राप्त उद्देश्य समान हैं। तो यहाँ पर जो है वो आपका सही नहीं है ये कहा गया है। कौन सा सही नहीं है? शिक्षा कार्यक्रम में जो उद्देश्य होते हैं वो दिशा निर्देशन के काम करते हैं, सही बात है। केवल विद्यार्थी कार्यक्रम द्वारा उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सकते, सिर्फ कार्यक्रम के द्वारा ही उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सकता है। प्राप्त उद्देश्य विद्यालय कार्यक्रम द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ये बात भी सही है। यहाँ डी नंबर ऑप्शन आपका जो है नहीं का पूछा जाता निगेटिव, तो निगेटिव का आंसर निगेटिव हो जाएगा। तो इस प्रकार से 2011 के सभी क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर ले लिए गए हैं। 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाला जो भी पेपर हुआ है तो वो क्वेश्चन आपको लेके आएंगे। तो फ्रेंड जो भी रीट का सेकंड पेपर 6 to 8 का देना चाहते हैं तो आप लोग जो है इसके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। फ्रेंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी कर दीजिए। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।